हेलो स्टूडेंट्स। तो अब आप इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इससे पहले के टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में कर रखा है। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे, है ना। और किस तरीके से कंबाइन करेंगे उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? मेनी टाइम्स वी हैव टू ज्वाइन टू और मोर रेजिस्टेंस टू गेट द डिजायरेबल रेजिस्टेंस। देयर आर टू वेज इन विच रेजिस्टेंस बी ज्वाइंड, है ना। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मकसद क्या है कि अगर रेजिस्टेंस को कंबाइन कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि करंट को कम करना, ठीक है। तो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को कंबाइंड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग नेट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा। नेट रेजिस्टेंस बढ़ के मिलेगा तो करंट घट जाएगी, और नेट रेजिस्टेंस घट जाएगा तो करंट की वैल्यू बढ़ के मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको किस पर्पस के लिए यूज करना है, तो क्या बोला कि डिजायरेबल रेजिस्टेंस, यानी हम दो रेजिस्टेंस को इस तरीके से कंबाइन करेंगे कि हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग, है ना, रेजिस्टेंस बढ़ के मिले या फिर घट के मिले। तो इसके लिए दो तरीके से रेजिस्टेंस को कंबाइन किया जाता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन किया जाता है और रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन किया जाता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी हम रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि टू और मोर रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड एट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम इन टर्न। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे कनेक्शन को इस तरीके से किया जाए कि दोनों ही रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो, तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको याद रखना है इस तरीके से आई एस, आई मीन्स करंट और एस मीन्स सीरीज। तो सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, ये आपको याद रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। अब जैसे ही आप बोलोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है तो वोल्टेज डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इन दिस केस द इक्विवेलेंट और द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी क्या बोल रहा है कि ऐसे कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो सभी का रेजिस्टेंस ऐड होकर आएगा। इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। अगर सपोज तीन रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड हुए हैं तो इन तीनों की वजह से मिलके आने वाला जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा विच विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल, ऑल थ्री इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यहां पे दिखाया है कि एक सर्किट में ये रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3। आप देखोगे तीनों सीरीज में है। क्यों सीरीज में है? क्योंकि यहां से जब करंट जाएगा तो उसी करंट का फ्लो इस रेजिस्टेंस में होगा, फिर इस रेजिस्टेंस से करंट इसमें जाएगा और फिर सेम करंट इसमें जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे इसमें भी करंट आई गया, इसमें भी करंट आई गया और इस रेजिस्टेंस में भी करंट आई गया। तो तीनों ही रेजिस्टेंस में करंट क्या गया? आई गया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट या आर नेट जो आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, इसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल लैंप, एक इलेक्ट्रिकल लैंप है whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm are connected in a series to a 6 volt battery. Calculate the total resistance of the circuit. तो क्या मतलब है इसका कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में
एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, सॉरी एक लैंप है ना, लैंप है 20 ओम का, और कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो यहाँ पे एक लैंप टाइप का आप बना सकते हो, और इसको हमने जोड़ दिया है 6 वोल्ट की बैटरी से। तो क्या पूछ रहा है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये 4 और इसका 20 ओम, तो दोनों को दोनों सीरीज में जोड़ा गया है। क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों किस में जोड़ा गया है, सीरीज में। तो आर नेट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 4 + 20 विच इज इक्वल टू 24 ओम। ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, और यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दोगे आप, तो V = I × R। तो 6 = I आपको नहीं पता, R है 24, तो I विल बी इक्वल टू, यहां से I क्या आ जाएगा 1/4 एम्पियर। तो करंट की जो वैल्यू आ जाएगी 1/4 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आ जाएगा 24। करंट कितना फ्लो हो रहा है, current is flowing 1/4 ampere. The potential difference across the electrical lamp and conductor, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो जैसा कि आपको बताया, क्या बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे जो करंट गया 1/4 एम्पियर, इसके पास भी जो करंट गया 1/4 एम्पियर। तो याद रहे कि सीरीज में करंट सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम नापेंगे और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को नापेंगे, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। अब देखिए कैसे होगा, तो यहां पे वापस से आप ओम्स लॉ लगाओगे। यहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो V = IR। V आपको नहीं पता, इसके क्रॉस पोटेंशियल, करंट आपको पता है, रेजिस्टेंस है 20, तो वोल्टेज = 5 वोल्ट। तो इस लैंप या बल्ब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट का है। इसके अक्रॉस देखोगे तो फिर से आप यहाँ पे V = IR ओम्स लॉ लगाओगे। वोल्टेज आपको नहीं पता, करंट पता है 1/4, और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो ये कट के आ गया। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो 1 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस 4 ओम वाले के अक्रॉस वोल्टेज 1 वोल्ट, और 20 ओम वाले के अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट, ठीक है ना। चलिए, और आप देखेंगे कि 5 + 1 ये ओवरऑल वोल्टेज आ रहा है, टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आप देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 or more resistors are said to be connected in parallel when the voltage is same। हाईलाइट करना है इसको, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, हम ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो जैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे तो आप बोलोगे वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, तो फिर इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किसका होने वाला है, करंट का होने वाला है। सीरीज में करंट सेम है तो कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वोल्टेज। पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स इज सेम, तो इसका मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। क्या बोला, इन सच सर्किट द करंट इज ब्रांच्ड आउट एंड रिकंबाइंड व्हेन ब्रांच मीट एट अ कॉमन पॉइंट। बोल रहा है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वापस से जब सब मिलेंगे तो फिर से करंट एक जैसा हो जाएगा, ठीक। A resistor or any other component can be connected or disconnected easily without affecting other elements in parallel circuit। क्या है इसका मतलब कि सपोज चलिए देखते हैं। अब यहां पे क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक सर्किट है, यहां पे आपने बैटरी लगा दिया, एक कनेक्शन सप्लाई दे दिया, और यहां से करंट निकलना शुरू हुआ, करंट गया और यहां पे करंट जाके डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया, ठीक। तो जो करंट यहां से आई करंट जा रहा था, करंट आई,
यहां तक तो करंट I पहुंचा, और यहां पहुंचने के बाद करंट जो है 3 हिस्से में बट गया। इस तरफ जो गया आप बोलोगे I1, और दूसरे ब्रांच में जो गया आप इसको बोलेंगे I2, और इस ब्रांच में जो गया आप क्या बोलोगे उसको I3। यानी यहां से जो करंट I आया था इस जंक्शन पे जाने के बाद, इस पॉइंट पे जाने के बाद 3 हिस्से में चला गया, I1, I2, I3, और फिर से वापस घूम के सब यहाँ पे ये वाला I1, ये वाला I2, और ये इधर से जा रहा है I3, और यहाँ पे इकट्ठे हो गए, और फिर यहाँ से जो करंट निकले आएगा फिर से क्या हो जाएगा, वो I हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस पॉइंट पे जाने के बाद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और एक चीज देखेंगे कि वोल्टेज की अगर बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस इसी पॉइंट के अक्रॉस बटा हुआ है। तो दोनों एंड पॉइंट, तीनों ही रेजिस्टेंस का दोनों एंड पॉइंट कॉमन है, इसलिए आप बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा तीनों के अक्रॉस वो एक जैसा होगा, ठीक है ना। और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है I = I1 + I2 + I3 में, ठीक है ना। तो आप बोलोगे पैरेलल के लिए वोल्टेज सेम, ठीक है ना। और सीरीज के लिए करंट को सेम रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है इस पे क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। डिराइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, ऑल्सो ड्रॉ द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। तो अब इसको देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो पहले आप इसके क्वेश्चंस को आप जूम आउट करके, सॉरी, क्या हो रहा है यार। चलिए, तो क्या देख रहे थे हम लोग कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके का कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको। रेजिस्टेंस 6 ओम, यहां से गया रेजिस्टेंस 10 ओम, और यहां से 15 ओम, ठीक है ना। और इन सब के क्रॉस V वोल्टेज दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या बोला, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। पहले सीरीज के लिए दिया है ना, तो अभी हम इसको नहीं, पहले हम सीरीज के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे 3 रेजिस्टेंस आपके पास दे रखा है, R1, R2, R3, आपने V वोल्टेज से जोड़ दिया। तो कैसे इस रिलेशन को डिराइव करेंगे, क्योंकि बताते हैं, क्या बताया कि नेट रेजिस्टेंस जो होगा R विल बी इक्वल टू R1 + R2 + R3। ये तो नेट रेजिस्टेंस होगा, बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो आप क्या बोलोगे I। यहाँ पे यहाँ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2, और यहाँ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, वोल्टेज का। तो अब टोटल वोल्टेज V था, विच विल बी इक्वल टू V1 + V2 + V3। आप फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास देखेंगे, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास V1 को आप क्या लिखोगे, IR1। सेकेंड रेजिस्टेंस के पास V2 को क्या लिखेंगे आप, IR2, क्योंकि सभी के पास जो करंट जा रहा है वो करंट एक जैसा है। और V3 विल बी इक्वल टू IR3। और इस वाले V को हटा देंगे, पूरे सर्किट में करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसमें से I कॉमन ले लिया, R1 + R2 + R3। तो यहां से I और I कैंसिल आउट, तो R इक्विवेलेंट आप क्या बोलोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 + R2 + R3।
तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होती है। अब उसके बाद है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो अब यहाँ पे तो क्वेश्चन है ऐसा दिया, लेकिन पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, तो हम इसको डिराइव भी करेंगे। आपको ये रिलेशन याद भी रखना है और इसकी डेरिवेशन को भी याद रखना है। तो डेरिवेशन को अभी याद कर लेंगे, या फिर इसको पहले हम इसके डेरिवेशन को कराएंगे। अभी फिलहाल हम इसके क्वेश्चन को कर लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/15। ये तीनों ही कॉम्बिनेशन, ये जो दे रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि जब यहां से करंट निकलेगा और करंट यहां आने के बाद 3 हिस्से में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे होता है उसको हम बोलते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अब बताइए इन सबको जोड़ना है, तो इस एलसीएम ले लिया, 60 10 टाइम्स 6 टाइम्स 4 टाइम्स 20/60 विच विल इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/3 का उल्टा 3। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 ओम। कैसे किया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब बोला है आपको कि सर्किट डायग्राम बनाकर बताइए कि रेजिस्टर्स को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं। तो बेसिक सिंपल, यहाँ पे R1 R2 R3, आप और भी रेजिस्टेंसेस को ले सकते हैं, ठीक है ना, और इसको हमने पावर सोर्स से जोड़ दिया, यहाँ पे V वोल्टेज लिख दिया। तो एक रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस या 2 रेजिस्टेंस सीरीज में इस तरीके से जुड़ते हैं, इसी को बनाने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट इफ द 2 रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 5 ओम और 10 ओम दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 15 ओम। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ डज द करंट पासिंग थ्रू द 2 रेजिस्टर्स कंपेयर। आप बोलोगे कि 5 ओम और 10 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में है, यहाँ पे दे रखा है सीरीज में है, तो दोनों में करंट कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो आप बोलोगे कि बोथ द रेजिस्टर विल हैव सेम करंट। सिंपल है। शो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 and 6 ohm। तो आपके पास 3 रेजिस्टेंस है और तीनों की वैल्यू कितनी है, तीनों की वैल्यू आपको दे रखी है 9 ओम 9 ओम 9 ओम 9 ओम, तीनों 9 ओम का है। तो अगर तीनों को जोड़ के आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13.5 चाहिए और 6 चाहिए, 13.5 कैसे आएगा। तो अगर मैं तीनों को सीरीज में जोड़ देता हूं 999, अगर इन तीनों को सीरीज में जोड़ देते हैं तो कितना आंसर आएगा आपको, 27 ओम, लेकिन आंसर चाहिए आपको 13.5। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक 9 और एक 9 को पैरेलल में जोड़ देते हैं, ठीक है ना, और इससे अब बताइए इन दोनों का नेट कितना आएगा। तो यहां से अगर हम इन दोनों 9 वाले को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/9। तो यहां से R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी 1/R इक्विवेलेंट 2/9, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 9/2 विच इज इक्वल्स टू 4.5। तो आप क्या देखोगे, ये वाला 9 ओम और ये दोनों 9 ओम मिलके कितना हो गया, ये दोनों 9 ओम मिलके हो गया 4.5 ओम। तो सर्किट वापस से कैसा बनेगा, ये 9 ओम का बनेगा और इन दोनों को कंबाइन करके जो बनाया 4.5 ओम। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। अब देखिए यहां से 9 + 4 क्या बोलोगे आप, 9 + 4.5 विच विल बी इक्वल टू 13.5 ओम। यानी आपको 13.5 ओम चाहिए 3 9 ओम के रेजिस्टेंस वाले से। तो दो 9 ओम को आप पैरेलल में जोड़ोगे
और इन दोनों के ओवरऑल इस 9 ओम को सीरीज में जोड़ोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों को कंबाइन करके 6 ओम चाहिए। कितना चाहिए भाई? 6 ओम चाहिए। तो अब देखते हैं कि तीनों को कंबाइन करके 6 ओम कैसे चाहिए। तो अगर मैं तीनों को पैरेलल में जोड़ लेता हूं, तीनों को पैरेलल में जोड़ लेता हूं, तीनों को पैरेलली कंबाइन करते हैं तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 ये आ जाएगा 3/9 विच विल बी इक्वल टू 1/3। 1/r इक्विवेलेंट ऐसा आ जाएगा, तो r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3 अगर हम तीनों को पैरेलल में जोड़ते हैं। तो अब क्या करें हम, आपको कितना चाहिए? 6 ओम चाहिए, ठीक, 6 ओम चाहिए। 9 ओम 9 ओम 9 ओम। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं कि फर्स्ट 2 9 ओम को सीरीज में जोड़ते हैं और दूसरे वाले को, जो थर्ड 9 ओम वाला जो बच गया, उसको हम इसके पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो इस 9 ओम और 9 ओम से कितना आ जाएगा? 18 ओम, और ये 9 ओम है। अब 18 ओम और 9 ओम को हम किस में जोड़ रहे हैं? पैरेलल में जोड़ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? 1/18 प्लस 1/9। सॉल्व करेंगे, 18 ये 1 ये 2, तो 3/18 आएगा 1/r इक्विवेलेंट। तो यहां से r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 18/3 डेट इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है ना। तो क्या कंक्लूजन निकला कि 3 9 ओम वाले रेजिस्टेंस है, इन तीनों को इस तरीके से कंबाइन करना है कि पहले 13.5 आए। तो आपने 2 9 ओम वाले को पैरेलल में जोड़ा, एक 9 ओम वाले को सीरीज में जोड़ा। अगर 6 चाहिए तो 2 9 ओम वाले को सीरीज में जोड़ के जो तीसरा वाला है उसको उससे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूं। 2 और 2, जब भी दो रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो नेट उसका हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 और 2 का नेट कितना आ जाएगा? हाफ। तो ये 3 और ये फिर 1 और 1 कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 1/2। तो अब ये तीनों किस में है? ये वाले और ये वाले तीनों सीरीज में है। तो 3 + 1 + 1/2, तो कितना आ जाएगा? 4.5 ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब इसमें क्या बोला है? स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहां से करंट आएगा तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक है 10 और एक है 15, रिवर्स रेसिप्रोकल करके जोड़ देंगे। 1/10 प्लस 1/15 एलसीएम आ जाएगा आपका 30। यहां से आप 3 लिखोगे, यहां से 2 लिखोगे, 5/30 विच इज इक्वल टू 1/6। वापस से इसको पलट देंगे तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 6 ओम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाउ मच करंट, क्या बोला क्वेश्चन में कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 10 ओम रजिस्टर। अब बोला, पहले पूछा है कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, तो आप बोलोगे सीरीज कॉम्बिनेशन है। करंट कितना फ्लो हो रहा है? तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम, और पूरे सर्किट में वोल्टेज सप्लाई कितना है? 3 वोल्ट। तो यहां पे हम लगाएंगे V इक्वल्स टू IR। वोल्टेज 3 है, I आपको नहीं पता, रेजिस्टेंस आपको 6 है, तो I की वैल्यू आ गई 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है ना, यानी 0.5। तो इस सर्किट में जो करंट चल रहा था, यहां से करंट चल के यहां तक जो करंट आया वो 1/2 या 0.5 आप बोल सकते हो। तो कुछ हिस्सा इसके पास गया और कुछ हिस्सा इसके पास गया। तो क्या पूछा क्वेश्चन में कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। तो 10 ओम वाले के पास कितना गया? तो आप मुझे बताइए, इसके अक्रॉस वोल्टेज बताइए। तो आप बोलोगे दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कैसा होगा? तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, पैरेलल में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो आप बोलोगे इसके अक्रॉस वोल्टेज 3 है। तो अब यहां पे मैं ओम्स लॉ लगाता हूं, तो V इक्वल्स टू I लगाएंगे, तो I आपको नहीं पता, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। तो यहां से I कितना आया? 3/10 यानी 0.3। तो यानी 10 ओम वाले के पास जो करंट गया वो कितना गया? 0.3। फिर से देख लीजिए, यहां से जो करंट चल के आ रहा था वो करंट 0.5 एम्पियर का था। अब यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा,
डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दे रहे हैं। इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो वोल्टेज वही होगा जो वहां था 3 वोल्ट। तो यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज है 3 वोल्ट, ठीक है ना। और 15 ओम वाले के भी अक्रॉस वोल्टेज है 3 वोल्ट। तो हमने यहाँ पे लगा लिया V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज 3, आई आपको नहीं पता, आर आपको पता है 10 ओम। तो यहाँ से आई की वैल्यू 0.3 आ गई। अब डायरेक्टली आप कर सकते हो, टोटल करंट कितना आ रहा था 0.3, तो अब इस सर्किट में कितना जाएगा, इधर जा चुका 0.3, इधर कितना जाएगा 0.2, या फिर ओम्स लॉ लगाओगे आप, तो इस सर्किट के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाओगे तो V इक्वल टू आई, आई नहीं पता, रेजिस्टेंस आपको पता है कितना है 15, तो आई इक्वल टू 1/5 यानी 0.2, ऐसे भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, ऑल्सो ड्रॉ द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ द सर्किट। तो ये वाला डेरिवेशन बोला कि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, 3 रेजिस्टेंस कहाँ जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, और इनका इक्विवेलेंट निकालना है, इसका रिलेशन डिराइव करना है। तो यहां से कर लेंगे हम लोग, अभी जो करके बताया था आपको ये वाला है ना, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है और इसके लिए डिराइव करना है, तो ये रिलेशन आप कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग बहुत आसान है, अभी तो शायद किए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन रिपीटेड है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/15 है ना, पीछे आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, इन द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन आर्म CE। तो यहाँ ये C है, C से लेकर E के बीच में टोटल रेजिस्टेंस, तो ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, नेट कितना आ जाएगा 6 ओम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी, ठीक है भाई। तो टोटल करंट बैटरी टोटल कितना वोल्टेज दे रहा है, अच्छा ये 6 ओम है और ये वाला भी कितना है 6 ओम है, तो ये दोनों पैरेलल में है और इक्वल वैल्यू है, तो नेट कितना आ जाएगा 6 और 6 पैरेलल में है, तो नेट आ जाएगा 3। तो आपका जो फाइनल सर्किट आएगा ये 3 ओम और यहाँ पे वोल्टेज कितने का है 3 वोल्ट का है। तो V इक्वल टू आई आर लगा दोगे आप, ठीक है ना। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर, क्यों कि वोल्टेज 3 है, करंट करंट आपको नहीं पता और रेजिस्टेंस भी 3 है, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा है, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट शोन बाय द एमीटर। तो टोटल रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे R इक्वल्स टू 5 ओम दे रखा है, ये 3 ओम दे रखा है, ये 2 ओम दे रखा है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ से इन दोनों का नेट 5 आ जाएगा, और फिर ये 5 है और ये 5 और ये 5 पैरेलल में है, तो नेट 5/2 आ जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल सर्किट जो बनेगा 2.5 ओम का वोल्टेज कितना सप्लाई है 2.5, करंट कितना होगा 1, ठीक है ना। तो इस एमीटर में करंट कितना शो करेगा 1 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 3 रेजिस्टर्स, है ना, यहाँ पे 30 लिखा है, 3 रेजिस्टर्स, इन 3 रेजिस्टर्स में कितना करंट होगा। तो पहले हम इसका वोल्टेज देख लेते हैं, यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई 6 वोल्ट का है, 5, 10, 30, तो इन तीनों का नेट कितना आएगा, तो ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, तो आप बोलोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, एलसीएम 30 आएगा, यहाँ से 6 लिखोगे, 3 लिखोगे, 1 लिखोगे, कितना आ गया 10/30, 1/3, 1/3 को उल्टा कर दो, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू I इंटू R दे रखा आपको 3, I इक्वल टू कितना 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो करंट का फ्लो होगा, इस सर्किट में करंट का फ्लो 2 एम्पियर होगा, यानी यहां से 2 एम्पियर करंट चल रहा है, यहां तक तो 2 एम्पियर करंट गया, और यहां पे जाने के बाद कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, तीनों ही सर्किट में तीनों ही रेजिस्टेंस के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके पास कितना जाएगा, इसके पास कितना जाएगा, इसके पास कितना जाएगा, तो आप सभी के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दीजिए, सभी के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 5 वाले के अक्रॉस, तो वोल्टेज सबके अक्रॉस 6 है, V इक्वल टू आई इंटू क्या पूछा क्वेश्चन, गिव
टोटल, अच्छा कितना करंट जाएगा, ठीक है ना। तो V इक्वल्स टू इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 6, करंट आपको नहीं पता और रेजिस्टेंस कितना है 5, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 6/5। इसके अक्रॉस फिर वही फॉर्मूला लेंगे, V इक्वल्स टू आई आर, तो 6 इक्वल्स टू 10I, तो 6/10 यानी 3/5। और इसके अक्रॉस 30/, हाँ V इक्वल्स टू आई इंटू आर, तो 6/30 यानी 1/5, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस 6/5 आ गया, इसके अक्रॉस 3/5 आ गया और इसके अक्रॉस 1/5 आ गया। आप इन तीनों को जोड़ोगे, 6/5, 3/5 और 1/5, 10/5 आ रहा है यानी 2 एम्पियर आ रहा है। और आपको पता था यहां से कितना करंट गया था, 2 एम्पियर करंट गया था, तो 2 एम्पियर का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा 6/5 यानी 1.2, 3/5 यानी 0.6 और 1/5 यानी 0.2, सब मिलके कितना हो गया 2 एम्पियर। चलिए फटाफट देखते हैं। इफ अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन बिलो, कैलकुलेट द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। जल्दी जल्दी देख के करेंगे। ये 10 और ये 20 मिलके कितना हो गया 30, ये 5 और ये 25 मिलके कितना हो गया 30, और ये 30 पैरेलल में है, तो 30 का आधा 15 ओम, ठीक है ना। द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट के लिए आपको वोल्टेज सप्लाई का पता होना जरूरी है। वोल्टेज सप्लाई कितना है 12 वोल्ट का, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम का, तो V इक्वल्स टू आई आर लगा दिए, वोल्टेज 12 है, I आपको नहीं पता, रेजिस्टेंस 15 है, तो I विल बी इक्वल्स टू 12/15, 4/5 एम्पियर, ये आपका करंट आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम, यहाँ पे 2 ओम होना चाहिए 4 ओम होना चाहिए, व्हेन कनेक्टेड इन अ बैटरी विल हैव 2 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम connected to a battery will have same current flowing through them when connected in parallel। तो जब भी पैरेलल में कनेक्शन होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सेम करंट नहीं होगा। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, सही बात है कि जब ये 2 ओम और ये 4 ओम सीरीज में कनेक्टेड होगा तो सेम करंट होगा, ठीक है ना। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कनेक्टेड इन सीरीज, अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब भी सीरीज में कनेक्टेड होगा पोटेंशियल डिफरेंस बटेगा, तो सेम नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में जब भी कनेक्टेड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, डिफरेंट नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, स्टेट ओम्स लॉ, रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली इन द गिवन सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। तो पहले यहां तक करिए, ओम्स लॉ आप बोलोगे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इक्वल्स टू आई आर, ग्राफिकली आप बोलोगे व्हेन वी ड्रॉ V वर्सेज I और I वर्सेज V, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक। उसके बाद टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पूछा है यहाँ पे, तो मुझे जो दिख रहा है ये 3 ओम दिख रहा है, ये 4 ओम दिख रहा है और ये 6 ओम दिख रहा है, और आप सबको भी दिख रहा होगा कि तीनों के तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, कि यहां से जो करंट आया तो करंट बट गया, तो करंट बट गया तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा पैरेलल। अब इन तीनों का नेट कितना आएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अब यहाँ पे देखेंगे तो 12 ले लेते हैं एलसीएम, तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 3 7 2 9, तो 9/12 आ गया ये, तो 3 4, तो 3/4, ये 1/R इक्विवेलेंट आया, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्या बोल रहा है कि जूल इफेक्ट या जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या बोला, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर इट जनरेट हीट ड्यू टू द हिंड्रेंस कॉज्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लोइंग करंट, यानी करंट के फ्लो होने की वजह से, आपको पहले भी बताया था या रेजिस्टेंस जब पढ़ रहे थे तब भी बताया था, इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। इस कोलिजन की वजह से जो भी हिंड्रेंस बाधा रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना।
तो जब भी करंट फ्लो होगा तो हीट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर द कंडक्टर्स गेट हीटेड अप ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लिख दिया है कि कंडक्टर जिस वायर से करंट जा रहा है वो वायर हीट होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें करंट जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर के अंदर उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए जितना हो सकता है रोकने की कोशिश करता है, फिर भी करंट का फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कोलाइड करेंगे, और उतना ही क्या होगा, हीट होगा, ठीक है ना। द हीटिंग अप ऑफ कंडक्टर व्हेन करंट पासेस थ्रू इट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कंडक्टर का हीट होना जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला? द वर्क डन इन ओवरकमिंग द हिंड्रेंस टू द करंट जनरेट्स हीट इन दैट कंडक्टर। सिंपल सी बात है कि कितना वर्क करना पड़ रहा है उस हीट को ओवरटेक करने के लिए, या फिर सिंपली आप देखो कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना गर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हीट प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। हेंस क्या बोला आगे? Hence, the heating effect produced by an electric current I through a conductor of resistance R for a time T is given by, तो H का फॉर्मूला क्या आता है? Heat equals to I square R into T. This equation is called the Joule's equation of electrical heating. ठीक है ना? तो क्या फॉर्मूला आता है? H equals to I square R into T. ठीक है ना, ये हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला आता है, इसी को बोलते हैं जूल्स इक्वेशन, ठीक है। चलिए, एडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके क्या फायदे हैं? तो फायदा क्या है कि हीटिंग एंड कुकिंग अप्लायंसेज, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is the fundamental principle behind various household appliances like electric stove, oven, toaster, electric kettles. तो जो भी ऐसी चीजें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो आप गर्म करने के पर्पज से यूज करते हो, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, आयरन हो गया, है ना, और जो भी डिवाइसेज हैं जैसे कि कुक टॉप हो गया, इंडक्शन कुकर हो गया, तो इन सब का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। स्पेस हीटिंग क्या है? इलेक्ट्रिक हीटर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर स्पेस हीटिंग इन होम्स, ऑफिसेज एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। दे आर इजी टू इंस्टॉल, कंट्रोल एंड मेंटेन, ठीक है ना। ब्लोअर जिसको बोलते हैं, ब्लोअर या ब्लोअर जैसा पूरे के पूरी जगह को हीट करने के लिए सर्दी के मौसम में, ठीक। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या काम आता है? देखिए, मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिक्वायर कंट्रोल्ड हीटिंग एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. Heating provides reliable and controllable source of heat. This is used in industries such as metallurgy, plastics and chemical process. तो इंडस्ट्री में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा यूज होता है ना, डेली लाइफ में यूज होता है। लाइटिंग, द ट्रेडिशनल इंसेंडियल लाइट बल्ब्स use the heating effect of produce light. However, this method is highly inefficient and has large been replaced by more energy efficient lighting technologies. है ना, गरम गरम जो लाइट यूज करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, आयरन, बल्ब, है ना, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे क्या करता है? वर्क करता है। आयरन जो है, ये येलो वाला बल्ब पुराने जमाने में देखते होंगे आप, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर, सर्दियों के मौसम में, अभी देख रहे हो सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में ऐसा बहुत यूज होता है, हेलोजन टाइप का जो बल्ब होता है जो बहुत ज्यादा हीट देता है, इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक हीटर, ब्लोअर, ये सारी चीजें हैं, इसका डेली एप्लीकेशन है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 600 वाट ऑपरेट 6 आवर पर डे, फाइंड द कॉस्ट टू ऑपरेट 30 डेज एज 3 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट की बात कर लेते हैं थोड़ा, डोमेस्टिक है ना। यूनिट क्या होता है? बिजली का बिल जो होता है बेसिकली, या यूनिट कैसे समझते हैं इसको, तो 1000 वाट आवर, अभी पावर आएगा तो फिर आगे भी देख लेंगे।
1000 वाट आवर को हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बिजली। चलिए मैं अभी पहले पावर को ले लेता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। पावर पहले समझते हैं, ठीक है ना। तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। P इज गिवन बाई पावर इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला है, आप बहुत पहले से जान रहे हो, एनर्जी अपॉन टाइम। जैसा कि बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी टर्म्स आए तो आपको एक फील आना चाहिए। तो पावर टर्म आ रहा है तो पावर, व्हाट इज पावर, है ना। पावर का डेफिनेशन आप याद रख लेते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, सभी बच्चों को याद होता है, लेकिन इसका फील नहीं आता बच्चों को कि पावर क्या है। तो जब तक सब्जेक्ट के टर्म्स का फील नहीं आए तो फिर वो चीज समझने में फिर उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है ना। तो पावर को कैसे समझते हैं? सपोज 2000 रुपया आपका चोरी हो गया, है ना। आप एक स्टूडेंट है, सामने वाला कोई गए रास्ते में चलते फिरते, एक थप्पड़ दो थप्पड़ मार के आपसे कोई 2000 रुपया छीन ले रहा है। तो आप क्या करोगे? रोते रोते मम्मी पापा को फोन करोगे, दोस्त को फोन करोगे, अपने टीचर्स को बताओगे कि सर मेरा पैसा छीन लिया है, या दोस्त को बताओगे कि यार कुछ मदद करो, हमें बचाओ या कुछ करो, 2000 रुपया हमारा छीन लिया है। तो आप इधर उधर फोन करते रह जाओगे, दोस्त से मिलते रह जाओगे, शायद आपका पैसा रिकवर नहीं हो, ठीक है ना। या रिकवर हो भी रहा है तो आपको 24 आवर लग जाएगा मम्मी पापा को बताते हुए, टीचर्स को बताते हुए, दोस्तों के साथ शेयर करते हुए, जिस आदमी ने चोरी किया उसका पता करते करते 24 आवर, 48 आवर, 2 दिन 4 दिन भी लग सकता है, ठीक है ना। मान लेते हैं आपने 24 आवर में उस पैसे को रिकवर कर लिया, ठीक है ना, पता कर लिया कि कौन चोर था नहीं था, इसमें टाइम लग गया। और वही 2000 रुपया चलते फिरते किसी आईपीएस ऑफिसर से या एसपी से, आईएएस से, डीएम से, वो भी अनजान ऐसे ही नॉर्मल जा रहा था रोड पे, किसी ने उससे पकड़ के या मार के उससे 2000 रुपये छीन लिया। तो अब क्या होगा? अब वो भी फोन करेगा, तो आप अपने दोस्तों को फोन नहीं करेगा, वो सीधे एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करेगा या पुलिस फोर्स को फोन करेगा, और 2-4-5 मिनट में पूरे शहर में क्या हो जाएगा? हंगामा हो जाएगा, और बहुत जल्दी उसका ये 2000 रुपया रिकवर हो जाएगा। तो जो 2000 रुपया आपका 24 आवर में रिकवर हो रहा है, वो हो सकता है 20 मिनट में रिकवर हो जाए। और ये सब चीज आपसे या हमसे कुछ छुपा नहीं है, यहाँ पे किसका काम होता है और किसका काम नहीं होता है। एक आम आदमी कितना परेशान होता है, और वही चीज वही काम के लिए फिर दूसरे आदमी के लिए आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो मसला किसका है? मसला पावर का है। 2000 रुपये यहाँ पे भी आपका रिकवर हो गया, 2000 रुपये यहाँ पे भी रिकवर हो गया, लेकिन इस काम को करने में एक आदमी 24 घंटा ले रहा है, और इसी काम को करने में एक आदमी 20 मिनट ले रहा है। हम बोलेंगे काम करने का क्षमता, कितने टाइम में कौन कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे तो देखोगे आप दोनों तो बराबर काम कर रहा है, लेकिन हम किसको बोलेंगे कौन पावरफुल है? तो आप बोलोगे ये भाई साहब ज्यादा पावरफुल है, बहुत कम टाइम में उसी काम को कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी पावर टर्म आए तो एनर्जी बाई टाइम, यानी कौन कितना वर्क कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी लगा रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कितने टाइम में। तो जो जितने कम टाइम में एनर्जी लगाएगा, एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है ना। तो ये था इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन। बाकी इलेक्ट्रिक पावर को तो आप सिंपली बोलोगे पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। चलिए अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर का फॉर्मूला होता है आपके पास P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है ना। आप इसको याद रखना होगा आपको। V इक्वल टू क्या होता है? ओम्स लॉ में पढ़ा आपने, V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे आप लिखोगे आई आर इंटू आई, तो क्या आ जाएगा आपके पास आई स्क्वायर आर। या फिर P इक्वल टू V को ऐसे ही रखा और I को रिप्लेस किया, तो I को रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा V अपॉन आर। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। और एनर्जी का या हीट का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट आ जाएगा या एनर्जी आ जाएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला वी आई है, तो जहां जहां पावर है सब में टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको हीट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाई आर टी, पी इक्वल टू वी आई, तो यहाँ पे एनर्जी कितना आएगा? वी आई टी आएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट पावर। तो अभी देखा आपने ये आई स्क्वायर आर, तो ये तो पावर है ही, आई आर स्क्वायर ये गड़बड़ लग रहा है, ये तो पावर है, ठीक है ना। यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर होगा तब जाके ये सही होगा, ठीक। चलिए
अब इसके बाद कुछ होमवर्क है आपके पास। इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, अच्छा मैं देख लेता हूँ, और ये सब होमवर्क है जितना आपने पढ़ा है अभी तक। ठीक, चलिए तो अब मैं उस क्वेश्चन को करा देता हूं। पहले आप क्या करें, एक एक करके सभी होमवर्क को आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करिए और फिर इसको डिस्कस करिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं आपको। यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ठीक, अब इसमें एक चीज रहता है जो मैं आपको बता रहा हूं, पावर कंजम्पशन है ना, मीटर रीडिंग। अभी वो क्वेश्चन आया था ना, हाँ यहाँ वाला। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं। चलिए तो पहले इसको देखते हैं, इसके बाद फिर खत्म करते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो पावर जिसका कितना दे रखा है आपको, 600 वॉट दे रखा है। कितनी देर के लिए यूज होता है, 6 आवर के लिए यूज होता है पर डे। फाइंड द कॉस्ट टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। 30 डेज तक चलाना है और एक यूनिट का कॉस्ट क्या है, 3 रुपीज है। तो आप सबसे पहले यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है 1 यूनिट इक्वल्स टू, जो बिजली बिल आता है जिसका 1 यूनिट जो कहलाता है वो 1000 वाट आवर। तो इसका मतलब 1000 वाट का कोई डिवाइस, फॉर एग्जांपल मोटर होता है जनरली 1000 वाट का, आयरन 1000 वाट का। तो अगर एक आयरन 1000 वाट का 1 घंटे तक चल रहा है तो वो हो जाता है 1000 वाट आवर, यानी एक यूनिट बिजली आपका कंज्यूम कर रहा होगा। तो एक आयरन जो 1000 वाट का है 1 घंटे तक चल रहा है तो 1 यूनिट बिजली हुआ। अगर मान लेते हैं कोई 500 वाट का कोई डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, सपोज फ्रीज यूज कर रहे हैं, 500 वाट का फ्रीज है, 2 घंटे के लिए चल रहा है, तो आप बोलोगे कि 500 वाट का 2 घंटे के लिए चलेगा, तब जाके क्या आएगा, 1 यूनिट बिजली कंज्यूम होगा। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 600 वाट का है और 6 घंटा डेली चलता है, तो 600 इंटू 6 कितना आ गया आपके पास, 3600 वाट आवर, 3600 वाट आवर। अगर मैं इस 3600 वाट आवर को डिवाइड कर दूं 1000 वाट आवर से, तो कितना यूनिट आएगा, 3.6 यूनिट पर डे। तो ये अप्लायंस जो है, इलेक्ट्रिकल हीटर जो है 600 वाट का है और आप 6 घंटे के लिए जला रहे हो, तो इसका मतलब कितना यूनिट खा रहा है आपको पर डे, 3.6 यूनिट पर डे ले रहा है और 30 दिन तक चल रहा है आपका। एक दिन में तो 3.6 यूनिट ले रहा है, 3.6 इंटू 30 कितना आ जाएगा आपके पास, 108 यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है इस हीटर की वजह से। 108 यूनिट का कंजम्पशन है और 1 यूनिट का प्राइस क्या है, 3 रुपीज। तो कितना आ जाएगा, 324 रुपीज आपका मंथली एक्सपेंसेस है इस हीटर के ऊपर। ठीक है ना, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है यूनिट में, 1000 वाट आवर, इसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक, तो हर क्वेश्चन में हम करेंगे टोटल वाट आवर कितना हो रहा है, उसको अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका यूनिट आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे 600 वाट चल रहा है 6 घंटे के लिए, तो 3600 वाट आवर आया, 1000 से डिवाइड कर दिए तो ये यूनिट आ गया, एक दिन का यूनिट आ गया। तो 30 दिन बोलो, चाहे 1 साल बोलो, चाहे 2 साल बोलो, जितने भी डेज के लिए निकालना है आप इसको निकाल सकते हैं।
चलिए, तो ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत है, कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वहां से अपने डाउट्स को रख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो इसके अकॉर्डिंग बना दूंगा। थैंक यू।